नमस्कार, मैं आनंद कुमार। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को काफ़ी बड़ी बहुमत प्राप्त हो गई। फिर 2019 में 2014 के अनुपात ज़्यादा बहुमत मिल गई। 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा के सामने विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। भाजपा को 2014 में अपनी विपक्षी दल कांग्रेस को कड़ी चुनौती देनी पड़ी, मगर यदि हम 2019 की बात करें तो 2019 में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। 2014 से 2019 तक भाजपा ने अपने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को पूरी तरीके से अपाहिज कर दिया। इस वजह से 2019 में भाजपा के सामने कोई और दूसरी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बची जो उसे टक्कर दे सके। 2014 में भाजपा को चुनाव जीतने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करना पड़ा। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सभी को भाजपामय कर दिया गया। 2014 में भाजपा के सामने कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो नेशनल लेवल की पार्टी के रूप में देखी जा रही थी। लेकिन वहीं जब हम बात 2019 की करें तो कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। यहां एक दिलचस्प वाली बात यह है कि जिन लोगों को यह लगा कि नोटबंदी से आम जनता को लाभ मिला या आम जनता को कुछ नुकसान हुआ या फिर काला धन वापस आ गया, तो यह आज भी जांच का विषय है कि कितने काले धन वापस आए और किन्हें लाभ मिला। लेकिन नुकसान किन लोगों को हुआ? आखिर नोटबंदी से फायदा क्या हुआ और नुकसान किन लोगों को हुआ? तो इसका सीधा सीधा नुकसान तमाम विपक्षी पार्टियों को हुआ जो बीते कई वर्षों से सत्ता में अपना कब्जा जमाए हुए थे। भाजपा ने सरकार बनाते ही बड़ी चतुराई से विपक्षी पार्टियों की कमर को तोड़ने के लिए नोटबंदी कर डाली, जिससे उनकी विपक्षी पार्टी का सारा जमा पूंजी खत्म हो गया, जिसका नतीजा आज यह है कि विपक्षियों के पास आज चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं बचे। यहाँ एक बात यह भी है कि पूंजीवादी का एक अलग वर्ग है जो आज भी जमाखोरी करने में सफल साबित हो गया, क्योंकि जरा अपनी नजर को उठाकर बाजारों की तरफ लेकर के चलिए। जिन बाजारों में आपके 2000 के नोट मिलते थे, आज वो 2000 के नोट आपको नहीं दिखाई देंगे या फिर कम दिखाई देंगे। नोटबंदी के बाद यदि हम 2018 तक के आंकड़े को देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 3,336 मिलियन नोट 2000 के छाप दिए। तो वे तमाम 2000 के नोट कहाँ गायब हो गए? 2000 के नोट को लेकर कई प्रकार के मनगढ़ंत बातें भी सामने आई थी कि इसमें ट्रैकिंग डिवाइस यानी जीपीएस लगा हुआ है, जिसे आप जमीन के अंदर भी यदि इसे गाड़ देते हैं तो उसे ढूंढ करके निकाला जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को काफी ज्यादा प्रचारित भी किया था। काला धन किसके पास है, किसके पास नहीं है, सरकार 2000 रुपए में लगे उस जीपीएस ट्रैक के द्वारा ढूंढ सकती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि विपक्षियों के पास आज चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं है। तो आखिर वे तमाम 2000 के नोट किनके पास है? और यदि कहीं हैं तो उन पर सीबीआई की रेड या फिर ईडी की रेड जारी है। दूसरी तरफ भाजपा है जो अपने हर चुनाव प्रचार प्रसार में पैसे को पानी की तरफ बहा देती। जरा याद करिए 2014 से पहले के चुनाव को और जरा देखिए आज के चुनाव को। क्या 2014 से पहले के चुनाव में इतने ज्यादा प्रचार प्रसार किए जाते थे? क्या प्रचार में, विज्ञापन में इतने ज्यादा इस्तेमाल, इतने ज्यादा खर्च किए जाते थे जितने आज हो रहे हैं? तमाम मुद्दों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आने वाले 2024 में लोकसभा जो चुनाव होगा तो उसमें विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? क्या ठीक 2019 वाली परिस्थिति, 2014 के वाली परिस्थिति ही 2024 में भी उत्पन्न होगी? तस्वीर तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कभी नेशनल पार्टी के रूप में देखे जाने वाली कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है। संगठन धीरे धीरे कमजोर हो चुका है। नेतृत्व की क्षमता खत्म हो गई और कोई ठोस मुद्दे नहीं मिल पा रहे हैं जिससे वह सरकार पर शिकंजा कसे। अब ऐसी परिस्थिति में भाजपा के सामने कोई ऐसी नेशनल पार्टी नहीं बची जो उसे टक्कर दे सके। भाजपा ने 2014 में कांग्रेस मुक्त का नारा, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। शायद वह अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर आने वाले दिनों में सफल हो जाए। लेकिन एक बड़ा बदलाव यहाँ हो रहा है
कि कांग्रेस छोड़ जनता धीरे धीरे राज्य दर राज्य स्तरीय पार्टी को मौका देगी। मतलब यह साफ है कि कांग्रेस को छोड़ जनता अन्य पार्टियों की तरफ रुख कर चुकी है, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस। जो वोटर कभी कांग्रेस के खेमे में हुआ करती थी, वो आज धीरे धीरे अन्य पार्टियों की तरफ देख रही है। मतलब बदलाव यह देखने को मिल रहा है कि जितनी भी राज्य स्तर की पार्टियां हैं, उनका अब धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। हालांकि कुछ बड़ी पार्टियां भी हैं, जैसे बिहार में है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो भाजपा में समाहित हो चुकी है। तो सीधे तौर पर यह सवाल उठता है कि 2024 में विकल्प के तौर पर कौन कौन सी पार्टी दिखेंगी। राज्य स्तर पर कोई पार्टी अपने दम पर यदि चुनाव जीतती है, तो लोगों को लगता है कि शायद यह वह पार्टी है जिससे प्रधानमंत्री का चेहरा सामने निकल सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी जब चुनाव जीतती है, तो उनकी पार्टी को यह लगता है कि शायद अब हमारी पार्टी को नेशनल लेवल पार्टी बनाने का समय आ गया है। दिल्ली से जब केजरीवाल की पार्टी जीतती है, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि अब हमारी पार्टी को नेशनल लेवल पार्टी बनाने का वक्त आ चुका है। हालांकि केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार करने में काफी सफल होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब और अब गुजरात। 5 महीने के बाद गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है और केजरीवाल पहुंच गए हैं गुजरात। मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ केजरीवाल यहां उन्होंने अपनी एक बड़े रोड शो का आयोजन किया। रोड शो में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे। केजरीवाल ने इस रोड शो में अपने दिल्ली के कई मॉडल को पेश किया। कुछ इसी प्रकार का मॉडल उन्होंने पंजाब में भी पेश किया था। ऐसा माना जा सकता है कि केजरीवाल की नीति बिल्कुल साफ है। यहां वे किसी भी तरीके से भाजपा के वोटरों को अपने खेमे में करने में नहीं लगे हुए। वे सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा विरोधी पार्टियों को अपने खेमे में कर रहे हैं और उनका वोट बैंक, जो उनकी भाजपा विरोधी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है, उनमें वो सेंधमारी कर रहे हैं और इसमें वह सफल भी हो रहा है। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले वे तमाम वोटर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यह मतलब साफ है कि केजरीवाल अपनी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने पंजाब के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कर दी है और अब पहुंच चुके हैं गुजरात की ओर अपनी चुनावी पारी को खेलने के लिए। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खुद को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पेश कर पाएगी, क्योंकि असमंजस की स्थिति उस वक्त भी बनेगी। एक तरफ केजरीवाल होंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी होंगी, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी होंगी, राजद की ओर से तेजस्वी यादव और भी कई ऐसे चेहरे होंगे जिन पर से पर्दा उठना बाकी रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात तो यह होगी कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।